आज हम लोग सर्कुलर मोशन का जो एक टॉपिक है जिसमें कि फोर्स से रिलेटेड जो होता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स मोशन कैसे बॉडी को तुमको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे किस तरह से कितना वेलोसिटी से मैक्सिमम व्हीकल चल सकता है, बैंकिंग ऑफ रोड, उसके बाद तुमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एपरेंट वेट ड्यू टू अर्थ रोटेशन, इन सबों को इस लेक्चर में कवर करने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। In circular motion, a force is required to provide centripetal acceleration, which is responsible for changing the direction of velocity in circular path, in circular motion। तो सर्कुलर पाथ पे तुमको ये क्या करेगा, ये तुमको जाने के लिए इसको ज़रूरी होता है। तो जैसे कि याद होगा तुमको जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि सर्कुलर मोशन का जो लेक्चर है पहले का, चौथा जो एनसीईआरटी बुक से जो कि तुम्हारा लेक्चर है, उसमें मोशन इन ए प्लेन का जो लास्ट लेक्चर जो कि थ्योरी का होगा, उसमें तुम देख सकते हो। तो उसको डेरिवेशन तो हम नहीं कर रहे हैं। A body of mass m has speed v in a circular path of radius r। The centripetal force equals to mass into centripetal acceleration, F equals to m into v square by r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू क्या हो गया, mv स्क्वायर बटे r। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हो गया, F इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इतना चाहिए जब कोई पार्टिकल, जैसे कि अगर डायग्राम बना दें, एक सर्कुलर पाथ में अगर घूमना चाहेगा कोई पार्टिकल, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये तुमको स्पीड v से टेंजेंट की ओर हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो कभी भी अगर टेंजेंट की तरफ जाता है तो हर हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करने की स्पीड, जो डायरेक्शन इसका इस वेलोसिटी का, अगर स्पीड सेम भी है तो डायरेक्शन ऑलवेज बदलता रहेगा। तो एक इस डायरेक्शन को बदलने के लिए एक फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स हो गया, इसका रेडियस r है। अगर ये पार्टिकल का मास क्या हो गया, पार्टिकल का m है, पार्टिकल का मास m है, स्पीड क्या हो गया तुम्हें v हो गया। तो ये तुमको mv स्क्वायर बाय r एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और इसके आधार पर ये बॉडी क्या होगा, मतलब तुमको इसके बिना कोई पार्टिकल, सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं कर पाएगा। तो अगर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, जैसे कि ये इसका स्पीड अगर बदलना है, तो इसके लिए एक और एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन दोनों का, एक टेंजेंट की ओर लगेगा और एक सेंटर के रेडियस की तरफ लगेगा, दोनों का एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, तो दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं अगर स्पीड चेंज हो रहा होगा तो।
टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मस्ट नहीं है सर्कुलर पाथ में। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से चलना, वेलोसिटी तो कभी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट नहीं रह सकता क्योंकि डायरेक्शन तो बदलना ही है। तो अगर कांस्टेंट स्पीड, जिसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, तो सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जिसमें कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट हो, तो उसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ती है। और अगर तुमको जबकि उसका स्पीड भी चेंज हो रहा हो तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की जरूरत भी पड़ेगी। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट और एक फोर्स की आवश्यकता होगी उस स्थिति में। तो हम लोग जैसे कि कुछ मोशन देखते हैं जहां पर कि जारी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स, तुम ये बात भी अब सवाल आ सकता है तुम्हारे मन में कि कॉमन फोर्सेज में सेंट्रीपिटल फोर्स कहां बताया गया। तो ये फोर्स वैसा फोर्स नहीं है फंडामेंटल, मतलब कि जो फोर्स, जैसे कि हम लोग किसी पत्थर को रस्सी में बांध करके घुमा रहे हैं सर्कुलर पाथ पर, तो उस समय जो रस्सी का जो टेंशन है वही क्या बताएगा, वही उसका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो उसी प्रकार जैसे कि तुमको कोई किसी भी टाइम में जब जो फोर्स की सेंटर की तरफ लगे और उसको वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है, दैट फोर्स गिव्स सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन जो है तुमको, जैसा कि रदरफोर्ड मॉडल में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर, एटम में, इनसाइड द एटम। तो एटम में, तो इसका मतलब एटम के में जो है तुमको जो कूलम्स फोर्स है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है तुम्हारा है, जो कि चार्ज और किसके बीच, दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, उसके कारण जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल जो फोर्स होगा, वही क्या प्रोवाइड करेगा, उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। जैसा बोर्स थ्योरी में पढ़ा भी होगा, बोर्स मॉडल ऑफ एटम में भी देखा होगा उसका डेरिवेशन में। तो अब हम लोग देखते हैं मोशन ऑफ व्हीकल, मोशन ऑफ vehicle on horizontal circular road, on horizontal circular road, horizontal circular road। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड में एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तुमको एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे, मतलब हॉरिजॉन्टल है और सर्कुलर है। हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे पार्क है, सर्कुलर पार्क है, उसके चारों कोई कार मान लेते घूम रहा है। तो इस कार पे तुमको कौन कौन फोर्स लगेगा, इसका मास अगर m है, मास इक्वल्स टू m, और इसका जो स्पीड है वो स्पीड इक्वल्स टू v, और इसका रेडियस जो तुम्हारा होगा, सेंटर यहाँ है तो इसका रेडियस क्या हो गया, सर्कुलर पाथ का r हो गया। एक कार moves with uniform speed v, moves with uniform speed v in a circular path of radius r, रेडियस r। चलो, तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा, द वेट of car mg and normal reaction by the sun and the normal reaction by the surface n perpendicular to the plane of the figure, perpendicular to the plane of figure, and n इक्वल्स टू mg, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि एक तुमको इसमें जैसे कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे ऐसे है तो तुमको यहाँ पर क्या रहेगा, वेट mg नीचे रहेगा और नॉर्मल एक्शन ऊपर होगा। तो यहाँ भी जैसे चला जाएगा एक प्लेन के बोर्ड के अंदर एक बाहर, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। तो इन दोनों का कोई भी कंपोनेंट सेंटर की ओर काम नहीं करेगा, ये बात हुई तय है। क्योंकि परपेंडिकुलर रहेगा ये प्लेन के, तो जाहिर इसका सेंटर की ओर इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो सेंटर की ओर जो फोर्स, तो कौन सा फोर्स है जो सेंटर की ओर एक्ट करेगा, तो सेंटर को इसको तो कोई ऐसा फोर्स ही नजर नहीं आ रहा जो कि मतलब कि क्या करे, सेंटर की ओर दे सके। सिर्फ एक फ्रिक्शन ही है जो इसे क्या कर सकता है, ये सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है, ये फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ही लग सकता है इसको,
फ्रिक्शन फोर्स F यही सेंटर की ओर दे सकता है। तो ये जो फोर्स होगा, जैसा मैंने भी कहा था, जो फोर्स सेंटर की ओर लग जाएगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। द फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। तो F इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल्स टू mv²/r, बट F लेस देन इक्वल्स टू μn, तो mv²/r लेस देन इक्वल टू μmg, तो v लेस देन इक्वल्स टू √μrg, तो v मैक्सिमम जिससे घूम सकता है √μrg, v मैक्सिमम का वैल्यू हो गया √μrg, ये मैक्सिमम वेलोसिटी इसका √μrg ही होगा। तो ये तुमको इतना ही मैक्सिमम वेलोसिटी से ये घूम सकता है। तो यही तुम्हारा हो गया इसका जो कि अगर कार को अगर कोई क्या नहीं किया जाए, बैंकिंग वगैरह नहीं किया जाए, तो इतना ही स्पीड से ये घूम सकता है, मैक्सिमम स्पीड इसका μrg ही होगा। तो चलो ये तुम्हारा हो गया। अब तुम्हारा दूसरा है कि अगर बैंकिंग कर दिया जाए रोड को बैंकिंग ऑफ रोड देखते हैं। जब प्लेन बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब हो गया कि जब रोड को क्या कर दिया, कुछ एंगल से हॉरिजॉन्टल से मोड़ दिया जाए, जिससे कि नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटर की ओर एक जाएगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि वह जो है तुमको विदाउट मतलब उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला होगा, जो कि बरसात वगैरह में अगर सेंट्रीपिटल फोर्स घट भी जाता है तो वो उसे के काम आ सकेगा। तो जैसे कि देख लेते हैं, ये हुआ नॉर्मल, जो कि कोई बैंकिंग नहीं किया गया है। तो बैंकिंग करके क्या करते हैं, रोड के बाहरी साइड को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं और अंदर के पार्ट को थोड़ा सा अंदर मतलब अंदर का जो भाग है उसको डाउन कर देते हैं और इसको थोड़ा सा अप कर देते हैं बाहरी पार्ट को, जिससे कि उसमें एक स्लोपिंग आ जाता है। मोशन ऑफ व्हीकल ऑन बैंक रोड, ऑन इंक्लाइन बैंक रोड कहते हैं इसको, बैंक रोड। the circular road is made such that outer part is higher than the inner part of the road. It is called angle of banking. It is called angle of banking. It is called banking of road. It is called banking of road. It is called banking of road. If theta is angle of banking, then the vehicle going on the road has normal reaction at an angle theta from vertical.
So one component of normal reaction N balances the weight mg of vehicle and other provide centripetal force and friction is the reserve force फ्रिक्शन इस केस में रिजर्व फोर्स होगा। तो फ्रिक्शन के बिना जैसे होगा तुम्हारा, तो इस ढंग से हो गया तुम्हारा, जैसे कि ये तुमको इस प्लेन में हम लोग देखें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है तुमको, ये नॉर्मल रिएक्शन इस ढंग से तुम्हें चला जाएगा कि ये तुमको mg है और ये तुमको mg, अगर ये नॉर्मल तुम्हारा ये जो है तुमको इस ढंग से चला गया तो इसका एक कंपोनेंट जो ये थीटा बैंकिंग है तो इधर n cos थीटा आ जाएगा और इस साइड क्या आ जाएगा तुम्हें n sin थीटा आ जाएगा। और जहाँ तक कि रोड का बात है तो रोड इस ढंग से थीटा एंगल से तुमको बैंक कर दिया गया है, जिसके कारण कि ये जो व्हीकल है इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है तुमको इधर चला गया और ये वेट mg है, इस ढंग से तुम देख सकते हो। और ये तुम्हारा इधर की तरफ सर्कुलर इधर पाथ होगा तुम्हारा, ये सेंटर होगा। तो ये तुम्हारा ये फिगर है तुम्हारा। तो ये जो तुम्हारा हो गया तो इसमें फ्रिक्शन को भी नहीं शो किया गया है, जैसे कि नेक्स्ट जो कि हम लोग लेंगे ये विदाउट फ्रिक्शन है। तुम्हें ये जो फ्रिक्शन को हम लोग यूज करेंगे तो इसका और भी कंपोनेंट, फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है विदाउट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो इसका क्या हो जाएगा तुमको, इसमें जो कंपोनेंट होगा तो n cos थीटा जो है तुम्हारा, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है n cos थीटा, वो किसको बैलेंस करेगा, ये वेट को बैलेंस करेगा। तो इसमें तुमको है n cos थीटा इक्वल्स टू हो गया mg एंड n sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। n sin थीटा बाय n cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r इंटू mg। तो tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाय rg, या एंगल ऑफ थीटा बराबर tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। ये एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो अगर तुमको ये फ्रिक्शन है, तुमको फ्रिक्शन अगर इसके अलावा एक फोर्स है, ये फ्रिक्शन इज ए रिजर्व फोर्स, तो फ्रिक्शन लगे तो इसका स्पीड, इससे जो डिजाइन स्पीड को कर सकते हैं कि ये तुमको जो स्पीड है तुमको, इसका जो डिजाइन स्पीड क्या हुआ, डिजाइन स्पीड इज इक्वल टू डिजाइन स्पीड v इक्वल्स टू रूट अंडर rg tan थीटा, ये हुआ तुम्हें। लेकिन फ्रिक्शन के कारण ये इससे कम ज़्यादा स्पीड से भी चल सकता है, बट अगर फ्रिक्शन है तो इसको क्या हो सकता है, इसका स्पीड कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो जैसे कि केस बी में देखते हैं, अगला जो डायग्राम बनाते हैं, ये इसको हम लोग ए केस मान सकते हैं, जबकि विदाउट फ्रिक्शन है ये, विदाउट यूजिंग फ्रिक्शन फोर्स, विदाउट यूजिंग फ्रिक्शन फोर्स ये तुम्हारा हुआ ए केस में। और बी केस में होगा जबकि फ्रिक्शन को हम लोग यूज करेंगे। तो बी केस का देखते हैं, यहीं पर अगर यूज कर सकते हैं तो इसको डिलीट करते हैं, इसको मिटाते हैं। लिखते हैं इसी में बी पार्ट, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड यूजिंग फ्रिक्शन फोर्स, ऑल्सो यूजिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी यूज करेंगे तो क्या होगा, इसमें तुमको फ्रिक्शन भी जब यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो डायग्राम है इसको फिर से बनाते हैं। तो फ्रिक्शन का भी जाहिर एक कंपोनेंट आएगा हमारा, इस स्थिति में क्या आएगा, तुम्हें फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट है जो कि हमें काम करेगा।
तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट तुम्हारा ये आ जाएगा, देखते हैं, इसको भी मिटा ही दो। तो इंक्लाइंड प्लेन है, उसमें फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो उसी तरह का एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो और एक कंपोनेंट उसका सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, तो फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट जाएगा सेंटर की तरफ। अगर मैक्सिमम केस कहें, मैक्सिमम वेलोसिटी का केस हो, ये देखो, ये तुम्हारा हो गया थीटा, अगर इंक्लिनेशन है तो ये तुम्हारा हो गया, ये mg होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये ऊपर की तरफ होगा, फ्रिक्शन एक लगेगा तुमको, जाहिर है फ्रिक्शन तो सरफेस के अलोंग लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स, तो F लगेगा। तो इसका जो एक कंपोनेंट है, देखो फ्रिक्शन का जो एक कंपोनेंट है, तुम्हें ये नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर जाता है जो कि थीटा, ये भी जब ये हॉरिजॉन्टल से थीटा झुका तो ये वर्टिकल से क्या हो जाएगा, इसका इंक्लिनेशन थीटा हो जाता है, तो इधर की तरफ n cos थीटा हो जाएगा कंपोनेंट, और इधर की तरफ इसका जो कंपोनेंट है ये क्या हो गया, n sin थीटा, जो सेंटर की तरफ हो गया ये n sin थीटा। इसके अलावा जहाँ तक फ्रिक्शन का है, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट जो कि ये तुम्हारा इधर की ओर लग रहा है अलोंग द प्लेन, तो इधर से ये थीटा एंगल बनाना, तो इधर की तरफ कितना चला जाएगा, ये प्लस म्यू एफ कॉस थीटा इधर चला जाएगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा तुमको, mg की तरफ ये चला जाएगा, वेट जिधर लग रहा है बॉडी का ये तुमको mg, ये जो तुम्हारा वेट है बॉडी का, वेट जो mg है तुम्हारा, ये mg की तरफ इसका चला जाएगा f साइन थीटा चला जाएगा, और ये दो है जाहिर कि इसको बैलेंस करेगा अब, तो क्या हो जाएगा इस स्थिति में, n cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस f साइन थीटा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम द f मैक्स इक्वल्स टू म्यू n, तो इसी में रख देते हैं, तो n cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस mg प्लस हाँ mg प्लस म्यू n साइन थीटा, n ब्रैकेट में क्या होगा, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बराबर mg, या n बराबर mg बटे cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, n बराबर mg बटे cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया तुम्हारा। अब जहाँ तक कि इस n का वैल्यू हम लोग अगर इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा ये दोनों मिल करके, तो इसका भी मैक्स निकल जाएगा तुम्हारा, देखते हैं। तो इसमें तुम्हारा क्या हो गया, n साइन थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल्स टू m v मैक्स, इससे ज़्यादा तो स्पीड हो नहीं सकता है, का स्क्वायर बाय r, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो n का वैल्यू क्या होगा तुम्हारे, n साइन थीटा प्लस म्यू n cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें, m v मैक्स का स्क्वायर बाय r, और यहाँ से भी या तो n का वैल्यू यहाँ डाल दो, n कॉमन ले लो तो क्या हो गया, n कॉमन ले ली तो क्या होगा तुमको, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ओके, दैट्स इक्वल्स टू m v मैक्स का स्क्वायर बाय r। n का वैल्यू है तुम्हारा mg इंटू क्या होगा तुम्हें, यहाँ पर जो तुम्हारा है साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा है, बाय यहाँ पर क्या है तुमको, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इसमें कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू m v मैक्स का स्क्वायर बाय r, तो m पे तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, तो v मैक्स इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो गया तुम्हें rg, और ऊपर में जहाँ तक है तुमको कॉस थीटा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, तो अगर इसको डिवाइड कर दें हम लोग तो ये हो जाएगा टेन, कॉस से डिवाइड कर दें टेन थीटा प्लस म्यू बाय
यहाँ भी तुमको क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन थीटा है एक, नहीं कॉस थीटा है, तो इसको भी वन माइनस म्यू टेन थीटा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये तुम्हारा भी मैक्स हो गया स्पीड। और इन केस ऑफ भी मिनिमम हम लोग को जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इसको पलट देंगे। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जब ये इन केस ऑफ मिनिमम फोर्स, फ्रिक्शन इन केस ऑफ मिनिमम भी मिनिमम, इन केस ऑफ भी मिनिमम द फ्रिक्शन फोर्स हैज अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन along the plane, along the plane, along the plane। तो इस समय भी मिनिमम क्या हो जाएगा तुम्हारा, भी मिनिमम में हो जाएगा रूट अंडर आर जी, भी मिनिमम बराबर रूट अंडर आर जी, और क्या होगा तुम्हें 1 माइनस म्यू टेन थीटा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा बाय एन था तुम्हारा साइन थीटा, इधर था टेन थीटा, सॉरी ये हो गया तुम्हारा टेन थीटा, टेन थीटा माइनस म्यू बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ये तुम्हारा हो जाएगा। जस्ट डायरेक्शन को पलट करके इसको तुम सॉल्व कर सकते हो अपने से, कंपोनेंट ले लोगे तुम्हारा ये आ जाएगा भी मिनिमम का वैल्यू। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर एक समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है उसको जस्ट अलोंग द प्लेन किधर कर देंगे, अपवार्ड कर देंगे। जैसे कि अभी तुम्हारा जो फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट हम लोग लिए हैं अलोंग द प्लेन डाउनवार्ड, जिससे कि इसका एक कंपोनेंट गया इधर की ओर सेंटर की ओर। जब हम लोग अपवार्ड लेंगे तो इसका एक कंपोनेंट जो सेंटर के अवे चला जाएगा और एक कंपोनेंट तुम्हारा नॉर्मल की तरफ चला जाएगा। तो दोनों में डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो जहां प्लस था वहां माइनस, जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा आ जाएगा। अब तुमको देखते हैं इस पर जाहिर है कि इस पर जो एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसी वर्मा वगैरह में भी, एससी वर्मा का 18 नंबर क्वेश्चन ही तुम्हारा एक्सरसाइज का ये है, जिसमें कि तुमको ये मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 सर्कुलर मोशन का देखोगे तो तुमको ये क्वेश्चन नंबर 18 में तुमको जस्ट यही क्वेश्चन ही डाटा पुट कर दोगे, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन नंबर 18 ये जो तुम्हारा था, ये जो थ्योरी है, और एनसीईआरटी बुक में ये थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए थ्योरी के रूप में इसको बता दिया गया है। और इसका जो है तुमको जो भी क्वेश्चंस है जिसमें देखोगे सर्कुलर मोशन में अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं एससी बुक में, तो कुछ थ्योरीज वगैरह तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखोगे उसमें बनाने के लिए। और जहाँ तक दिक्कत होगा तो लाइव क्लास जो राइट ट्यूटोरियल ऐप है उसका लाइव क्लासेस है, या तुमको पर्सनल डाउट जहाँ भी दिक्कत हो रहा है जिस क्वेश्चन में, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। उस ऐप पर तुमको नोट्स भी उसका मिल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री का, और तुमको जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो भी तुम्हें दिक्कत हो रही है किसी भी चीज़ टॉपिक में, उसके लिए जेईई मेंस, जेईई एडवांस क्वेश्चन पेपर चाहिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो वो सभी मिल जाएंगे। तो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तो हमसे जब चाहो पर्सनल अपना हेल्प लेना चाहो, पर्सनल पढ़ाई में कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत है, वो भी हमसे ले सकते हो। अभी इसमें जो है तुमको एनसीईआरटी बुक में तो ये इतना ही थ्योरी था दिया हुआ। एक और इससे रिलेटेड टॉपिक है जो कि जिसका की चर्चा किया जाना चाहिए, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये अक्सर हम लोग यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये तुमको जैसे कि एक कब यूज एक्सपीरियंस होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जस्ट लाइक ए स्यूडो फोर्स, जैसा स्यूडो फोर्स का जो कंसेप्ट सीखा होगा, जबकि हम लोग कुछ नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में काम करते हैं तो लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए हमें एक स्यूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो जब हम लोग सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहे हैं और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो एक स्यूडो फोर्स की जरूरत पड़े, दैट स्यूडो फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इफ reference frame moving in circular path, it experiences a force, it is required,
taking a circular path moving in a circular path in a circular शब्द को फिर से लिखते हैं. If a reference frame moving in a circular path, a pseudo force is required to apply the Newton's laws of motion. Newton's laws of motion in non-inertial frame. In non-inertial frame, this is called centrifugal force. This is called centrifugal force. So if the reference frame moving with speed v in a circular path of radius r, the centrifugal force बराबर mv स्क्वायर बाय r. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा? mv स्क्वायर बाय r. It act away from the center of the body, circular path, center of the circular path. तो सर्कुलर पाथ के अवे लगेगा. जैसे कि कोई बॉडी अगर ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, अगर मान लेते हैं कि इसका एक रेफरेंस फ्रेम है, ये तुमको मान लेते हैं ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, ये ओमेगा नॉट स्पीड से घूम रहा है रेडियस आर नॉट में, ये रेफरेंस फ्रेम है, और ये देख रहा है एक दूसरा पार्टिकल को घूमते हुए. एक ये ओमेगा से घूम रहा है और इसका रेडियस है, अगर मानते सेम सेंटर पे है, और इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है. ये रेफरेंस फ्रेम मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इन ए सर्कुलर पाथ of radius r0, it observes a particle moving with angular speed omega in a circular path of radius r. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, ये सवाल है. इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज m, इफ द मास ऑफ particle is m, the centrifugal force, चूंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है तुम्हारा मास ऑफ द बॉडी जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, विच इज टू बी ऑब्जर्व, एंड एक्सीलरेशन ऑफ द क्या होता है तुम्हारा, एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम, तो ओमेगा स्क्वायर आर.
नॉट, ये होगा तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ना कि एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसका मतलब ये एस्लेशन ऑफ द फ्रेम है, ये मास ऑफ द बॉडी, ये एस्लेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, एस्लेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, और एम हो गया मास ऑफ द ऑब्जर्वर, मास ऑफ द बॉडी ऑफ टू बी ऑब्जर्व्ड, जिस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका मास से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि तुमको एपरेंट वेट के बारे में बात करें, जबकि हम लोग, तो ये तुमको समझ में आ गया होगा, इस एग्जांपल से भी देख सकते हो कि ये एक तरह से इस फ्रेम से हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारा ये नॉन यूनिवर्सल फ्रेम होगा, बिकॉज किसको एस्लेशन है हर जगह, ओमेगा स्क्वायर आर नॉट का, या भी मतलब कि भी स्क्वायर बार कहें या ओमेगा स्क्वायर आर कहें, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर नॉट का इसके पास एस्लेशन है, तो उतना एस्लेशन से इसमें इस एक फोर्स इसके अबे सेंटर पे, जैसे यहाँ पे पार्टिकल है इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो पार्टिकल कहीं भी होगा, ये पार्टिकल जैसे यहाँ पर है तो इसमें इधर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर नॉट का इधर के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके बॉडी में दिखाएंगे, ये सेंटर के। इसके अलावा और बाकी जो भी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा ये तुमको, ये इस बॉडी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, यहाँ से, यहाँ पर से कोई फ्रेम होगा, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ है इस फ्रेम में, ऑब्जर्वर ये तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम में, यहाँ से ये ऑब्जर्वर इसमें घूम रहा, ऑब्जर्वर, तो इस ये एक्सपीरियंस करेगा कि इधर की ओर इस सेंटर से, इसके सेंटर से अबे की तरफ इधर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जैसे कि एपरेंट वेट हम लोग कहते हैं, जब अर्थ पे हम लोग, जब कोई भी बॉडी है तो अर्थ भी तो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ऑलवेज, तो अर्थ जब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो जो यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस होगा, कोई ऑब्जर्वर अगर स्वयं भी अपने आप को देखेगा तो भी वो अपने आप को क्या महसूस करेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज कि जब वो ऑब्जर्व करेगा तो वह खुद एक रेफरेंस फ्रेम है, जो कि जब कोई पार्टिकल है जो इसका मास m है, अर्थ पर है, तो अर्थ चूंकि रोटेट कर रहा है, तो जब वह अपने आप को ही ऑब्जर्व करेगा तो वहां भी उसका वेट क्या नजर आएगा, डिफरेंट नजर आएगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। जैसे कि यहां पर देख लेते हैं, एपरेंट वेट ड्यू टू अर्थ रोटेशन, ड्यू टू अर्थ रोटेशन। देखो अर्थ है, अर्थ पर एक बॉडी है, तुमको हर अलग अलग जगह पर होगा, मान लेते यहां पर बॉडी है कोई, तो अर्थ का सेंटर के तरफ तो एक फोर्स लग रहा हो जिसको हम लोग mg कहते हैं, इधर की ओर एक फोर्स लगेगा mg, जो कि इसका एक्चुअल वेट हुआ। लेकिन ये जो तुम्हारा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल जा रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया, अर्थ का घूमने का एक्सिस रोटेशन हो गया। तो यह जब बॉडी है तो यह क्या करता है, यह तुमको अर्थ के रोटेशन के कारण अब इसको सेंटर मान के इस ढंग से ये घूमेगा, ये सब लोग इस ढंग से सेंटर मान के ऐसे घूमता है ये तुम्हें। जैसे कि इस बात को ऐसे समझें, अगर इसको देख पाओगे समझोगे, जैसे देखो ये तुम्हारा अर्थ है, यहाँ पर जो अलग अलग पार्टिकल है, यहाँ पर जो पार्टिकल है इसको सेंटर मान के घूमता है, ऐसे ये अर्थ घूम रहा है, तो हम जैसे ऐसे खड़े हैं, ये अर्थ ऐसे घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ऐसे घूम रहा है जब अर्थ, तो ये तुम्हारा जो पार्टिकल है, तो ये सब इसी को सेंटर मान के घूमता है, कोई अर्थ के सेंटर को सारा सेंटर मान के नहीं घूमता है। तो ये जो तुम्हारा हो गया, तो इसको जब सेंटर मान के यहाँ पे घूमेगा, तो ये जो तुम्हारा हो गया यहाँ पर जो क्या होगा, तो ये जो तुम्हारा हो गया एंगल तुम्हारा बना यहाँ पर जितना, इसको कह सकते हैं हम लोग एंगल, ये लेमडा या कुछ भी कह सकते हैं इसको, ये लेटीट्यूड एंगल हो गया तुम्हारा, या कोलेटीट्यूड एंगल तुम्हारा कह सकते हैं इसको। तो ये तुम्हारा जो है एंगल हो गया, तो ये तुम्हारा कितना एंगल हो गया, ये जो रेडियस है, ये अगर अर्थ का रेडियस कैपिटल आर होगा, अर्थ का रेडियस हो गया कैपिटल आर, कैपिटल आर, और ये रेडियस कितना हो गया, स्मॉल आर हो जाएगा तुम्हारा, ये स्मॉल आर रेडियस हो गया। तो साइन लेमडा इक्वल्स टू क्या हो गया, आर बाय आर, तो आर इक्वल टू आर साइन लेमडा। तो यहां पर तुमको इसके द्वारा क्या ऑब्जर्व होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्व करेगा m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, जिसका कोई ओमेगा जो होगा तुम्हारा, m ओमेगा, ओमेगा जो तुम्हारा होगा ये किसके बराबर होगा, अर्थ के रोटेशन के बराबर, अर्थ के पर ये जो पार्टिकल है अर्थ पर है तो अर्थ के कारण होगा। तो ये जो दोनों के बीच का जो एक mg और एक m ओमेगा स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल कितना, ये लेमडा है,
तो ये जा रहा है कि 90 माइनस लेमडा होगा, तो ये तुम्हारा एंगल कितना बचेगा 90 डिग्री प्लस लेमडा हो जाएगा, तुम्हारा ये एम ओमेगा स्क्वायर आर, और इसके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री प्लस लेमडा। रिजल्टेंट फोर्स बराबर रूट अंडर एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस 2mg इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस लेमडा। और r इक्वल टू कितना है तुम्हें, r साइन लेमडा। इफ लेमडा इक्वल्स टू, तो जहाँ रहे कि r का वैल्यू पुट कर दोगे, r का वैल्यू हो जाएगा तुमको एट इक्वेटर जहाँ पर कि यहाँ पर रहेगा, तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री जो लेमडा हो गया तुम्हें यहाँ पे इक्वेटर पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से तुमको जैसे कि है ये तुम्हारा लेटीट्यूड होगा, तो लेमडा तुम्हें 90 डिग्री कहलाएगा एट इक्वेटर लेमडा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जी डैश का वैल्यू हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, तो आर का भी वैल्यू रख देगा, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो जैसे कि जाहिर है कि जी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसा आ जाएगा सबसे कम। एट पोल जहाँ पे कैलकुलेशन कर लोगे, एट पोल लेमडा इक्वल्स टू 0, तो जी डैश इज इक्वल टू जी आ जाएगा। बाकी सब जगह यहाँ पर एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने है, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में से टॉपिक दिया हुआ भी नहीं है, ऐसे रो बुक में लास्ट में सर्कुलर मोशन के लास्ट में देखोगे ये दिया हुआ है कैलकुलेशन, तो उससे समझ में आ गया होगा ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये तुम्हारे क्या होगा, इसका वेट जो है घटता हुआ प्रतीत होता है हर जगह पर। इक्वेटर ये पोल पे सेम रहेगा, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा डिक्रीज होगा क्योंकि रेडियस सबसे बड़ा हो जाता है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू सबसे अधिक हो जाता है। और डायरेक्टली अपोजिट हो गया इक्वेटर पर, अगर हम लोग देखेंगे तो देखना भी आसान है, भी तुरंत पता चल जाएगा। ये तो इक्वेटर पे जब आओगे तो तुम्हारा क्या होगा, ये तो mg इधर लगेगा और एम ओमेगा स्क्वायर इधर लगेगा, जस्ट घटता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो रेडियस ही इसका 0 हो गया पोल पे, दोनों पोल साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे जी डैश इक्वल टू जी, अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए जी का वैल्यू सबसे अधिक पोल पे माना भी जाता है। तो इसमें तुमने देखा होगा कि सर्कुलर मोशन जुड़ा हुआ जितना भी था, और जो सर्कुलर मोशन का जो भी थ्योरी था तुमको, जैसा मैंने पहले भी लेक्चर के शुरुआत में ही बताया था कि जो मोशन इन ए प्लेन जो चैप्टर है उसका जो 4th चैप्टर का जो वीडियो बना हुआ है उसमें एंगुलर काइनेमेटिक्स को डील किया गया है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो एक्सप्रेशन है v² बार उसको भी बताया गया है उसका, और एंगुलर पैरामीटर जितना है v इक्वल टू ओमेगा, इन सबों को भी उसमें बताया गया है। और इसके अलावा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि जो एंगुलर काइनेटिक्स का जो पोर्शन था जो उसमें फोर्स से रिलेटेड, वो इस लेक्चर में इसमें कंप्लीट किया गया। और क्वेश्चंस वगैरह बनाने के लिए जब भी जरूरत हो तो हमसे किसी भी क्वेश्चन में मदद ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर, राइफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पर्सनली भी हमसे कंटेक्ट किया जा सकता है, और जो भी मदद चाहिए हमको हमसे ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।